हैदराबाद में एक शख्स रहता है जिसका नाम गुरुमूर्ति। 2003 से 2020 तक इसने इंडियन आर्मी में काम किया। 2020 में नायब सूबेदार के पद से ये वहां से आर्मी को छोड़ देता है और फिर 2020 में ही DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करता है। 2012 में इसकी शादी माधवी नाम की एक महिला से होती है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2020 आते आते अचानक गुरुमूर्ति की अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते खराब हो जाते। बीवी तो साथ रहती है, बच्चे भी साथ रहते हैं, लेकिन इन लॉज को वो पसंद नहीं करता और इन खराब रिश्तों की वजह से इन लॉज ना उसके घर आते ना ये अपने ससुराल जाता। अब लेकिन बीवी है, उसके माँ बाप हैं, उसको तो प्यार आएगा। तो ये 5 साल से रिश्तों में खटास थी गुरुमूर्ति के अपने ससुराल वालों को लेकर, और वो शायद कुछ पैसों के लेन देन को लेकर था। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 16 जनवरी की सुबह माधवी घर से गायब हो जाती है। अब गायब हो जाती है, लेकिन गुरुमूर्ति पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाता। इधर माधवी हर रोज अपने माँ बाप को फोन किया करती थी एक टाइम कि हम ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, गुरुमूर्ति ठीक है। लेकिन 16 को फोन नहीं किया, घर वाले परेशान उसके। 17 को फोन नहीं किया और परेशान। अब दामाद से बात तो होती नहीं है, बातचीत बंद है। तो 18 को वो इधर उधर से पहले चेक करवाते हैं दामाद के जरिए कि कहाँ है। तो एक चाचा है गुरुमूर्ति के, वो चाचा से पता चलता है उनको कि वो गुस्से में झगड़ा हुआ और घर छोड़ के चली गई। माँ बाप को फिक्र हुई, वो 18 जनवरी को हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद पहुंचने के बाद वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के लिए माँ बाप अकेले गए थे माधवी के, क्योंकि ये सास ससुर के साथ नहीं जाता था। वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले भी हैरान कि बीवी गायब है, पति तो खुद नहीं आ रहा, माँ बाप आ रहे हैं। अब पुलिस इसको बुलाती है और पूछताछ करती है। तो ये पहला बयान देता है। बयान ये देता है कि पोंगल का मौका था और उसकी बीवी ने कहा मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ, और चूंकि मेरा रिश्ता खराब है ससुराल वालों से, तो मैं नहीं चाहता था कि वो अपने माँ बाप के पास जाए या मेरे बच्चे जाएं। तो मैंने उसे मना किया। इस पर वो भड़क गई। फिर हम दोनों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में वो घर छोड़कर चली गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया मिसिंग का और उसका ये बयान लिया, उसके माधवी के माँ बाप का बयान लिया। पर शाम होते होते 18 जनवरी को ही अचानक गुरुमूर्ति का चाचा पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब मुझे अभी गुरुमूर्ति से बात हुई और उसने एक अजीब सी लाइन बोली। उसने बोला क्या? उसने गुरुमूर्ति ने कहा कि माधवी कहीं गायब वायब नहीं हुई, मैंने उसे मार डाला और मारने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया। अब गुरुमूर्ति का सगा चाचा पुलिस को ये बयान दे रहा है। पुलिस ने फौरन गुरुमूर्ति को उठाया और पूछताछ की। उसने कहा हाँ मैंने अपने चाचा को ये बताया था और मैंने मार दिया, मुझे गुस्सा था, मैंने मार दिया। तो उसने कहा कि अच्छा कैसे मारा, क्या मारा? तब उसने पहली कहानी सुनाई। इस कहानी के कई पार्ट हैं। जो पहली कहानी जिसके बाद सारी मीडिया में वही कहानी तैरने लगी, इंक्लूडिंग मेरे। तो पहली कहानी उसने बताई कि 16 जनवरी की सुबह उसने गुस्सा आया, उसने उसका सर दीवार पर दे मारा। मारने के बाद उसे डर लगा लाश का क्या करूँ, तो फिर मैंने बाथरूम में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उनको कुकर में उबाला और फिर हड्डियों को बर्नर पे जलाया, फिर उनको ग्राइंड किया और सारी चीज़ों को ले जाकर शाम को या रात को पास की एक लेक है, एक नदी है, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ बहा दिया। अब जब ये कहानी आई तो पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन न घर से कोई सुराग मिला, न लेक से कुछ मिला। और अब पुलिस जब मिला नहीं, अब उसकी कहानी है, चाचा को उसने बताया, तो सिर्फ उसकी कहानी के हिसाब से तो केस दर्ज होगा नहीं, क्योंकि कातिल बेशक कहे, दोनों सूरत होती है। कहता मैं बेकसूर हूँ तो भी पुलिस नहीं मानती, और एक कहता है जी मैं नहीं किया तो भी पुलिस नहीं मानती। वजह यह है कि दोनों ही सूरत में सबूत चाहिए। फ़र्क इतना है जो बेकसूर कहे उसको खुद साबित करना, और जो कहे कि मैंने किया वो पुलिस को साबित करना पड़ता है। तो अब उसने तो कह दिया, लेकिन अब पुलिस के पास सबूत नहीं। जब सबूत नहीं तो कैसे मर्डर का मुकदमा दर्ज करे, कैसे उसको अरेस्ट दिखाए ऑफिशियली, क्योंकि ऑलरेडी वो डिटेन्ड है, पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने कहा चलो ये नहीं बोलेगा, सबूत हम ढूंढते हैं। सबूत ढूंढने में पुलिस लग गई। 18 जनवरी से अब सबूत ढूंढ रही है, घर का कोना कोना छान मार रही है, गोताखोरों को तालाब में उतार दिया, कुछ नहीं मिला। और ये कहानी चलती रही, वो कुकर की तस्वीर आती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन ठीक 10 दिन के बाद आखिरकार पुलिस को एक सबूत मिला, और वो सबूत जैसे ही हाथ लगा, पुलिस सब पहुंचती है पहली बार जो उसी की कस्टडी में गुरुमूर्ति, और कहती है कि चलो अब तुम्हारे खिलाफ एक सबूत मिल गया है, अब तुम्हें हम ऑफिशियली अरेस्ट कर रहे हैं, और माधवी की मिसिंग की कंप्लेंट को अब हम मर्डर के केस में तब्दील कर रहे हैं। अब पुलिस ने जब उस सबूत के बारे में बताया तो फिर गुरुमूर्ति को भी लग गया कि अब सच बोलने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि सच्चाई पुलिस ने तलाश कर ली है। तो इसी के बाद अब गुरुमूर्ति पहली बार सच बोलता है, और जब सच बोलता है तो फिर पूरी एक दूसरी कहानी सामने आती है। और इस कहानी के साथ ही ये भी सामने आ जाता है कि ये कत्ल अचानक गुस्से में नहीं हुआ,
ये सिर्फ पोंगल जाने की वजह से नहीं हुआ, ये एक प्री प्लान मर्डर था। और मर्डर के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है ये भी प्री प्लान था। तो गुरुमूर्ति ने इसके बाद जो दूसरी कहानी सुनाई, पहली कहानी के उलट, जो अब तक के हिसाब से सही कहानी है, क्योंकि अब वो ऑफिशियली अरेस्ट इसी कहानी के बलबूते पे हो चुका है। तो वो कहानी कुछ यूँ है। 14 तारीख को पूरे देश में मकर संक्रांति थी। साउथ में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, वहाँ लगभग 4-5 दिनों तक मनाते हैं। तो 14 को ही माधवी ने उससे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। गुरुमूर्ति माधवी के मायके वालों से गुस्सा था, वो मना करता है, वो जिद करती है। तभी वो ठान लेता है 14 जैन को ही कि वो माधवी को रास्ते से हटा देगा, क्योंकि वो उसे मायके भेज नहीं सकता। सोचिए, छोटी सी बात है, खुद ना जाए, बीवी बच्चे जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शन। लेकिन कई बार यही चीज़ें आगे चलकर बहुत ख़तरनाक होती हैं। तब उसने प्लान किया 14 को, सोचा अब क्या करूं। 15 तारीख को उसने हैदराबाद में रहने वाली बहन के घर अपनी बीवी माधवी के साथ गया और दोनों बच्चों को छोड़ दिया। बोला पोंगल है, उनके घर में ये बच्चे हैं, तुम साथ मनाओ। और 15 को अपनी बीवी के साथ अकेला लौटता है। अकेला लौटने के बाद पूरी रात बीवी उसको कह रही है, वो गुस्सा हो रहा है। रात बीत जाती है, सुबह होने का इंतज़ार करता है। सुबह उठते ही बीवी फिर झगड़ा करती है मायके जाने के नाम पर। इसके बाद वो पहले से प्लान कर चुका था। अचानक अपनी बीवी का सर पकड़ता है, दीवार से कई बार उस सर को मारता है। चूंकि गुरुमूर्ति एक कदकाठी से बहुत मजबूत आर्मी में रह चुका, मजबूत आदमी था, हाइट ये सब भी ठीक थी, तो इतने फोर्स के साथ वो सर मारता है कि उसे पता है कि ये मर जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब कई बार सर को दीवार से टकराता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो मर गई, तब सुबह के 8 बजे थे। इसके बाद अब वो उस जगह के, उस दीवार के खून को साफ करता है, डेड बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले जाता है। और लगभग ये सब कुछ 8:15 बजे हुआ। अब 8:15 से लेकर अगले पौने 2 घंटे तक वो घर में बैठा रहता है और बाकी चीज़ों की अब तैयारी करता है। सुबह के अब 10 बजते हैं। 10 बजे वो चाकू लेता है, बाथरूम में जाता है, पानी भरता है बाल्टी में, और एक उसके घर में पेंट का, हर घर में जब पेंट होता है तो बड़े बड़े वो बकेट होते हैं जिसमें आप पेंट लाते हैं, तो एक बड़ा सा पेंट का बकेट था। उस पेंट के बकेट में वो पानी डालता है और जो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है, जो इमर्शन रॉड कहते हैं जिसे, वो इमर्शन रॉड उसमें डाल देता है उस बकेट में। पानी एकदम गर्म हो जाता है। अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। सबसे पहले वो लाश के 4 टुकड़े करता है। दोनों हाथ अलग करता है, दोनों पैर अलग करता है, सर धड़ से अलग करता है। ये सब करने के बाद अब वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को बारी बारी से वो जाकर उस इमर्शन रॉड से जो पानी खौल रहा था उसमें डालता जाता है ताकि वो नरम हो जाए। ये सब करने के बाद जब सारे टुकड़े हो गए तो फिर उसे आया कि अब बोन्स का क्या करें। तो वो स्टोव जलाता है, बड़े वाले बर्नर पर उन्हें रखता है, खिड़कियाँ खोल देता है, दरवाजे खोल देता है ताकि स्मेल न जाए, और कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम पहले से रखा हुआ था ना, वो भी मारता है। फिर वो जब बुरी तरह से जल जाता है तब उसे ग्राइंड करता है। फिर उसका वो एक तरह से ग्राइंड करने के बाद चूरा हो जाता है। फिर उनको और जो लाश के छोटे टुकड़े थे उनको भी थोड़ा ग्राइंड करता है, जो कुछ बड़े थे, और ले जाकर बाथरूम में फ्लश कर देता है। अब बाकी बचे टुकड़े उनको एक पॉलीथीन में भरता है, और पॉलीथीन में भरने के बाद अंधेरा होने का इंतजार करता है। तब तक शाम के 6 बज चुके थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और 8 बजे उसने कत्ल किया, यानी कि 10 घंटे तक वो सिर्फ इन्हीं कामों में लगा रहता है। 10 घंटे तक वो ये सारी चीज़ें करने के बाद शाम को 6 बजे अंधेरा हो गया। अब वो एक बहुत बड़ी पॉलीथीन भी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी उबाल चुका था, ग्राइंड कर चुका था, तो लाश नाम की चीज़ ही नहीं बची थी। अब वो लेकर घर से निकलता है। उसके घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक लेक, और लेक अच्छा खासा बड़ा है। उसी लेक में ले जाकर उन बॉइल्ड टुकड़ों को फेंक देता है, और जो बाकी ग्राइंड किया था उसके भी कुछ अंश थे वो सब फेंक देता है। फेंकने के बाद ये करीब 7 बजे घर लौटता है। 7 बजे घर आने के बाद सबसे पहले ये पूरा बाथरूम साफ करता है। ये फिनाइल और बाकी चीज़ें लेकर आया था। फिनाइल से पूरे बाथरूम के, उसकी दीवारों को, बकेट को, जग को, नल को सब साफ करता है। फिर ये उस पेंट के बकेट को साफ करता है। इसके बाद बर्नर को बाहर निकालता है, वो पूरा स्टोव साफ करता है। फिर उस चाकू को जिससे टुकड़े किए उसे धोता है। फिर पूरे घर को धो डालता है, और वो सारा फिनाइल डालकर एक एक कोना और कई कई बार धोता है। सब धोने के बाद फिर परफ्यूम डालता है, खिड़कियाँ खोल देता है, और इन सारे कामों में उसे अब करीब 2 से ढाई घंटे लगे। इसके बाद 9:30 के आसपास वो घर से निकलता है, अपनी बहन के घर जाता है, दोनों बच्चों को लेता है और घर लौट आता है। उसी घर में जिस घर में उन दोनों बच्चों की माँ का सुबह उसने कत्ल किया और अगले 10 घंटे तक उसकी माँ के टुकड़ों के साथ ये दरिंदगी की। अब बच्चे जब घर आते हैं तो पूछते हैं माँ कहाँ है। वो बताता है कि माँ अपनी एक दोस्त के पास गई है, पोंगल का त्यौहार उसने बुला लिया।
2-4 दिन में आ जाएगी। बच्चे भी मासूम, उन्हें लगा बाप सही कह रहा है। इसके बाद वो उन बच्चों को सुला देता है, खाना वो अपनी, और फिर ये भी आराम से सो जाता है, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट डे उठता है, फिर बच्चों को नॉर्मल उठता है, उनको बाथरूम भेजता है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उनको खाना खिलाता है। यानी अब 17 जनवरी की तारीख, पूरा दिन नॉर्मल निकाल देता है। बच्चे भी अब इस यकीन के साथ हैं कि माँ 2-4 दिन बाद लौटेगी। फिर 18 जनवरी की तारीख आती है, तब भी बच्चे नॉर्मल, वो घर में, लेकिन उधर वहाँ से कई किलोमीटर दूर माधवी के माँ बाप फिक्रमंद थे, क्योंकि माधवी का रूटीन था कि वो एक बार कॉल ज़रूर करती थी, और 2 दिन हो गए फ़ोन नहीं आया। तब उन्होंने एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए पूछा माधवी कहाँ है, जिसने गुरुमूर्ति से पूछा। उसने कहा वो कहीं फ्रेंड के यहाँ गई है, लेकिन उन्होंने डाउट हुआ, क्योंकि कभी वो अपने बच्चों को छोड़कर अकेले नहीं गई, जहाँ भी जाएगी बच्चों को लेकर जाएगी। तो वो आ गए। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। जब रिपोर्ट लिखाई तो पहली बार गुरुमूर्ति को लगा कि अब पुलिस मिसिंग रिपोर्ट के बाद माधवी को ढूंढेगी, और ढूंढेगी तो कहीं ना कहीं दिल में चोट था, उसे लगा पकड़ा जाए। उसने एक चाचा को भी जब पता चला कि घर वाले आए और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है और वो रिपोर्ट लिखा रहे हैं, तो फिर उसने चाचा से चुपके से कहा 18 जनवरी को ही कि ये कुछ ढूंढने वूढने का फ़ायदा नहीं है, मैंने माधवी को मार दिया। पहले चाचा को लगा मजाक कर रहा है, उसने कहा मैं सीरियस हूँ, मैंने मार दिया, और तो और पुलिस को ज़िंदगी में कभी लाश भी नहीं मिलेगी। अब चाचा से उसने ये बात कही, और उसे पता था कि चाचा शायद किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जिस तेवर से गुरुमूर्ति ने यह बात बताई, चाचा को लग गया कि ये जो कह रहा सच कह रहा है। अब चाचा को ये लगा, वो भी एक कानून पालनहार, कि कल को ये भेद खुलता और गुरुमूर्ति पुलिस को बताए कि मैंने तो चाचा को पहले ही बता दिया था, तो चाचा भी अंदर जाएंगे, क्योंकि आप जुर्म में फिर बराबर के शरीक हो जाएंगे। 120B साजिश के तहत आप भी उसमें शामिल माने जाएंगे। तो चाचा डर गए कि अगर ये सच कह रहा है और मैंने ये बात छुपा ली तो पुलिस कल को मुझे भी उठा सकती, और अगर झूठ कह रहा है तो भी पुलिस को बताना मेरा फर्ज है, ताकि पुलिस केस की जांच करे। इसी के बाद चाचा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरे से उसने थोड़ी देर पहले ये कहा है माधवी कहीं गुम नहीं है, बल्कि उसने उसे मार दिया और उसकी लाश कभी पुलिस के हाथ भी नहीं लगेगी। जब ये पुलिस ने सुना तो फिर उसे बुलाया और उससे पूछताछ की, और जब चाचा का आमना सामना कराया तो गुरुमूर्ति को लग गया कि चाचा ने बात बता दी है। फिर गुरुमूर्ति ने अपनी कहानी सुनाई, उसने कुकर की कहानी सुनाई, बाकी चीज़ें सुनाई। 90% कहानी उसने सही सुनाई थी, बस उसने जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी गुमराह कर दी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उसने सफाई इतने अच्छे से की थी कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, तो सबूत मिल नहीं रहा था। पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस की टीमें में ढूंढ रही थी। इधर लेक में पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें निकाली। अब एक नदी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पूरी लाश आपको पता है ढूंढना है, तब तो आप उसी नज़रिए से ढूंढेंगे कि एक डेड बॉडी ढूंढनी है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एक शख्स ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, हड्डियों को ग्राइंड किया है, फिर भी एक उम्मीद रहती है कि शायद कोई एक छोटा टुकड़ा बच जाए, क्योंकि तालाब में मछलियां भी थी। तो जो गोताखोर गए, बाकी लोग गए और उनके साथ फॉरेंसिक की टीम थी, तो नदी के अंदर लाश नहीं ढूंढ रहे थे, वो छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ रहे थे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल आई, बालू, पत्थर, रेत, सीपे और भी पता नहीं क्या क्या। तो उन्हीं चीज़ों में से एक टुकड़ा भी मिला था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस को पता नहीं कि ये टुकड़ा इंसान का है किसका है, और बहुत छोटा सा टुकड़ा भी क्या कहें आप, ये मानिए कि स्किन का एक हिस्सा। अब आप सोचिए कि स्किन का एक हिस्सा, आपकी चमड़ी का जरा सा, पुलिस वालों को ये पता नहीं कि ये सबूत है कि नहीं है। इधर माधवी के पेरेंट्स ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और 18 जनवरी को ही चाचा ने बताया कि इसने मार दिया है और उसने कबूल कर लिया, उसी दिन पुलिस वालों ने माधवी के पेरेंट्स का डीएनए सैंपल ले लिया था। लेकिन अब वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे उस सैंपल का मिलान कराएं, पर वो ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक से नदी की ही तलाशी के दौरान एक छोटा सा चमड़े का हिस्सा मिला, वो किसी चीज़ में लिपटा हुआ था। लेकिन जब गहरी नज़रों से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने हर चीज़ जो वहाँ से बरामद हुई उसको टटोलना शुरू किया, तो आखिर में पता चला कि हाँ, ये एक मांस का छोटा सा लोथड़ा या चमड़े का हिस्सा है। उन्होंने कहा चलो इसको टेस्ट करते हैं। उन्होंने टेस्ट किया तो ये हो गया कि हाँ, ये है तो मांस का लोथड़ा, चमड़े का, लेकिन ये इंसान का है, जानवर का है, क्या है पता नहीं। फिर उन्होंने उसको टेस्ट किया और अभी रिपोर्ट नहीं आ रही है, और इधर हैदराबाद पुलिस को ही पता नहीं कि उसमें ये कोई ऐसी चीज़ मिली भी है कि नहीं, क्योंकि जो समेटा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने वो अपने हिसाब से समेटते, पुलिस वाले नहीं समझते। और 28 जनवरी को अचानक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का फ़ोन आता है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के पास कि हमें उसी तालाब से एक बहुत मामूली छोटा सा एक टुकड़ा मिला, और वो टुकड़ा जिसकी हमने जांच की तो वो इंसानी टुकड़ा था। और फिर हमने जब माधवी के पेरेंट्स से उसके डीएनए का मिलान किया तो मैच कर गया, यानी वो एक मामूली सा टुकड़ा जो बच गया, शायद मछलियों का निवाला बनने से, या शायद ठीक से कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो कातिल लापरवाही करता ही है, तो वो चीज़
हाथ लग गई, डीएनए रिपोर्ट आ गई। अब फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट दुनिया की किसी अदालत में आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उधर मिलान हो गया, उधर टुकड़ा बरामद हो गया। और जैसे ही ये रिपोर्ट फॉरेंसिक की कमिश्नर के पास पहुंची, इसके बाद गुरुमूर्ति के पास वो पहुंचते हैं, जो 10 दिन से अब तक पुलिस हिरासत में था, डिटेन था, अरेस्ट नहीं था। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि अब तुम्हें घेरने के लिए सबूत मिल चुका है। और उसके बाद केस मिसिंग का मर्डर में तब्दील होता है। गुरुमूर्ति जो अब तक डिटेन था उसको अरेस्ट बताया जाता है, और फिर कहा जाता है कि अब तुम्हारे बचने का रास्ता तो है नहीं, तो अब सच्चाई बताओ। तब वो ये सच्चाई बताता और बताता है कि वो कुकर नहीं था, बकेट था। अब ये जो डीएनए सैंपल टुकड़ा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसको कोर्ट में पेश करेंगे, इसकी पुलिस हिरासत ऑफिशियली अब लेने के लिए, क्योंकि अब तक ये 10 दिन से डिटेन था, अरेस्ट नहीं था, तो अब लेंगे। और बाकी और सबूत इसके अलावा पुलिस ने वहाँ से स्टोव बर्नर, बकेट, चाकू, इमर्शन रॉड जो पानी गर्म करने वाला है, ये सारी चीज़ें कब्जे में ले ली, और इनको भी अब फॉरेंसिक लैब में ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। और इस तरीके से ये केस एक छोटे से टुकड़े ने खोल दिया। लेकिन हैदराबाद पुलिस सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पर है कि गुरुमूर्ति कदकाठी से मजबूत है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सामान्य है, उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है, वो बातचीत बिल्कुल आम जैसे लोग करते हैं वैसे ही कर रहा है। जब पुलिस उससे उस कत्ल की कहानी सुनती है, पूछती है, ताकि कोई ना कोई कई बार पुलिस पूछती है, तो वह ऐसे इस कहानी को सुनाता है अपनी बीवी के कत्ल को लेकर, कि कैसे कत्ल किया, कैसे टुकड़े किए, कैसे गर्म पानी में उबाला, कैसे ग्राइंड किया, जैसे कोई एक आम इंसान कोई आम कहानी सुना रहा हो, जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने उससे जब पूछा कई बार कि सब तो हो गया, तुम्हें कुछ अफसोस है, उसका चेहरा सपाट है। खुद कमिश्नर की ये लाइन है रिकॉर्ड पर, कैमरे पर, कि गुरुमूर्ति को अपने किए का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। उसे ज़रा भी अफसोस नहीं है कि उसने अपनी बीवी का अपने हाथों से कत्ल किया। उसे ज़रा भी इस बात की फिक्र नहीं है, अफसोस नहीं है कि कत्ल करने के बाद उसने लाश के साथ क्या किया। इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को मेरा मानना है जिन्हें परवाह तक नहीं, जिन्हें फिक्र नहीं, जिनके इमोशन, जिनकी सारी चीज़ें मर जाती हैं, वैसे भी जो कत्ल करता है फिर वो इंसान की कैटेगरी में नहीं रहता, क्योंकि अपने जैसे किसी इंसान की जान लेना आम इंसान की बात हो ही नहीं सकती। फिर वो किसी और जोन में ही चला जाता है, और ऐसे लोगों को वाकई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो आखिरकार हैदराबाद पुलिस बधाई की हकदार है, जो इस उलझे हुए केस को एक मामूली से टुकड़े के बलबूते पर उसने सुलझा लिया।